दीपक झा साहब, हाँ दीपक झा साहब, दो बातें आपने कही। एक तो राजनीतिक बातें थी जो आपने नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया, सरकार पर आरोप लगाया। तो कुछ ही देर में भाजपा के प्रवक्ता जुड़ेंगे, क्योंकि तकनीकी दिक्कतों की वजह से जुड़ नहीं पा रहे, तो उसका जवाब उनसे लूंगा। लेकिन एक बात आपने बहुत सही कहा, उसका जवाब मैं लेना चाहता हूँ। हाँ, साथ नम्रता हैं, जो नम्रता हसीजा जी, जो कि CCS के फेलो भी हैं। ये एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे साथ लड़ाई हो गई तो क्या हम उन संबंध को रोक दें, बंद कर दें, या फिर संबंध शुरू करने के कोई और रास्ते तलाशें? क्या कहता है आपका चीन के साथ जो आपकी स्टडी है? हाँ, धन्यवाद लक्ष्मण जी। देखिए, ना तो मैं डिप्लोमेट हूँ, ना मैं डिफेंस में हूँ, ना ही मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं सिर्फ एक रिसर्चर हूँ जो चाइना को जानने की कोशिश करती हूँ। तो मैं उस नजरिए से जो भी यहाँ बोलना चाहूंगी वो बोलूंगी। पहली बात ये है कि जो भी चाइना और हमारे अभी डिफ्यूजमेंट हुई है टेंशन में, मतलब थोड़ा कम हुआ है टेंशन। कोई ये नहीं कह रहा है कि टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो गई है। टेंशन डिफ्यूज होना अच्छी ही बात है, कोई खराब बात नहीं है। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं कह रहा है कि चाइना हमारा दोस्त है, और ना हमें समझना चाहिए। अब मैं आप उसकी दो तीन चीजें बता रही हूँ, क्योंकि हमने अभी डिफ्यूजमेंट की बात करी है, लेकिन अभी तक हमने बॉर्डर पे, और वो भी दो जगह, दिमचौक और देपसांग, उसके अलावा जितने पॉइंट्स थे अभी उनमें कोई बात नहीं हुई है। वहां पे एक या दो बार जॉइंट पेट्रोलिंग भी हुई है, देपसांग पे और दिमचौक पे। उसके बाद डिसएंगेजमेंट और डी इंडक्शन की कोई बात नहीं है। हमारे भी अभी सैनिक वहीं पे उतने ही हैं जितने चीन के हैं, 60 से 70 हजार। ठीक है। तो की बातें अभी होनी है आगे। और बात चीन से करना कोई गलत नहीं है, लेकिन चीन को समझना जरूरी है। ठीक है। तो चीन हमारा दोस्त नहीं है, ये सबसे पहली बात है। हमने अभी इंडिया पाकिस्तान का जो भी हुआ उसमें भी देखा है। और लिन मिंगवांग जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है वहां पे, एक रिसर्चर भी हैं और कार्डर भी हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि इंडिया को अब ये सोचना पड़ेगा कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, हम भी वहां पे हैं। ठीक है। वो भी है, ट्रेड की भी बात है, मिनरल्स की भी बात है। जिस तरीके से चाइना हर जगह हमें, और एससीओ में भी हमने देखा है, बलूचिस्तान का मेंशन हुआ लेकिन पहलगांव का नहीं हुआ। तो चाइना को इस समय समझना हमें जरूरी है कि, और चाइना के क्या क्या काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास है जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो हमें वो भी करना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अभी शायद किसी ने दलाई लामा का भी एक मेंशन किया। मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा पॉइंट है जो आगे जाके इंडिया चाइना में फिर से कुछ टेंशंस जरूर करेगा और काफी इंडिया पे प्रेशर आएगा। और ये भी एक इसके रीजन संकेत है मिल भी जो, चुके हैं। जी, और ये भी मैं, मतलब अभी चाइनीज एम्बेसी ने भी इशू किया था स्टेटमेंट, जब यहाँ पे हाँ, सेलिब्रेशन हुई हाँ। थी और दलाई लामा का हमारे मीडिया और हर जगह इस बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी जो मेरे हिसाब से थ्रेटनिंग स्टेटमेंट थी। जो मुझे नहीं लगता किसी और देश की एम्बेसी को हमारे लोगों को बताना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 62 के बाद जो हमने एक गलती करी, वो एक गलती ये थी कि हमने कभी चाइना को समझने की कोशिश नहीं करी। हमने कभी इन्वेस्ट नहीं किया चाइना को समझने में, उनकी भाषा सीखने के लिए लोगों, मतलब इंफ्रा इंफ्रा नहीं बनाया उस तरीके का कि काफी ऐसे लोग हों जो चाइना को जब तक आप चाइनीज लैंग्वेज नहीं समझते, आप चाइनीज को कैसे समझेंगे। और अब हम काफी उसमें भी चीजें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारी सरकार चीन से बात करिए तो वो गलत नहीं है, पर हम किस तरीके से उनसे बात करें और ये सब चीजें क्या हम सोच रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आई एम श्योर कि आज हमारी सरकार को ये चीज पता है कि चीन उनका दोस्त नहीं है। लेकिन दोस्त नहीं है तो पड़ोसी तो है, बात करना गलत नहीं है, पर दोस्त नहीं हमें है तो अपने पड़ोसी तो है, बिल्कुल। पॉइंट, हाँ। और हमें अपने पॉइंट्स में बहुत क्लियर होना है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और कहाँ हमें वो हमें क्लियर हम रहना चाहिए। अ, हाँ जी, वो क्लियर रहना चाहिए। और चाइना को समझना बहुत हाँ, जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि अभी जो यही चीज एम्बेसडर वोरा साहब भी कह रहे थे कि जो बोल रहे हैं उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो वो कह रखे होंगे, जो अब पर्दे के सामने डिप्लोमेसी में नहीं कही जाती है। वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं। नरेश कौशिक साहब, आपको क्या लगता है, चूंकि दो बातें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि दोस्ती की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं, और दूसरा कि हमें पता होना चाहिए कि चीन के साथ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि चीन को समझना बेहद ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से, जितनी तेज़ी से जियोपॉलिटिक्स चेंज हुआ है, ख़ासतौर से ट्रंप के आने के बाद, टैरिफ के थ्रेट और बाकी चीज़ें, वैसे में चाइना से संबंध बेहतर करना ही एक भलाई है?
देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि चीन भारत का दोस्त कभी नहीं हो सकता। हम इतिहास में जाकर देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ। चीन ने हमारी पीठ में हमेशा छुरा घोंपा, और मैं उसके कुछ उदाहरण देकर अपनी बात समझाऊंगा। दूसरी बात यह है कि जी। इस समय जो स्थिति है, चीन जो क्योंकि एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और वो एशिया का अपने को नेता समझता है। नेता तो पूरा ग्लोबल नेता बनने की कोशिश करता है, लेकिन चीन पूर्वी एशिया के साथ साथ अब दक्षिण एशिया में भी अपना दबदबा कायम करना चाहता है। तो ये एक सच्चाई है जो हमें समझनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारा इतिहास कैसा ही हो, हमें उससे बात करते रहना चाहिए, संबंध सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए। जो इतिहास की बात है, आपको याद होगा कि भारत ने 1954 में तिब्बत चीन का हिस्सा है ये स्वीकार कर लिया था। चीन ने आज तक कश्मीर भारत का हिस्सा है स्वीकार नहीं किया। भारत ने चीन को सुरक्षा काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इस समय जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी परमानेंट 5 सदस्य हैं, अकेला चीन है जो भारत का विरोध करता है। अकेला चीन है जो भारत के जितने भी भारत के जो आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको प्रश्रय देता है परोक्ष रूप से, क्योंकि उनको उसका डेजिग्नेटेड नहीं होने देता उनको आतंकवादी के तौर पर। ये कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे। आपको याद होगा कि माओ ने पंडित नेहरू के बारे में, जिन्होंने चीन के साथ संबंध सुधारने की बड़ी कोशिश की थी, उनको वो कहते थे कि नेहरू के बारे में उन्होंने कहा था कि नेहरू इज द रनिंग डॉग ऑफ इंपीरियलिज्म। यानी पंडित नेहरू, जिन्होंने चीन के साथ संबंध सुधारने की कितनी कोशिश की, उनको उन्होंने इस तरह के अपशब्द कहे थे। उसके बाद से मोदी से पहले, नेहरू से लेकर मोदी तक हर भारत के प्रधानमंत्री ने कोशिश की है, लेकिन कभी संबंध नहीं सुधरे हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे, तो उन्होंने तिब्बत की जो सरकार है यहाँ पर भारत में, जो परोक्ष रूप से जो वहाँ पर यहाँ बैठी है, उसके नेता को यहाँ बुलाया था अपने जो उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था, 2019 में नहीं बुलाया था। लेकिन उसके क्या हुआ, चीन से उस पर कोई असर नहीं हुआ। चीन ने उसके बाद में पाकिस्तान की और मदद की, यानी वहां पर एआई के तौर पर उनकी मिलिट्री को कितना आगे बढ़ाने में मदद की है, वो उस 2019 के बाद की है। लेकिन आप ये आज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद कर रहा था चीन, लेकिन पाकिस्तान, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो भारत की 1965 और 1971 की लड़ाई हुई थी, उसमें चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो चीन हमारा कभी दोस्त नहीं रहा। तो मैं इस मामले में निराशावादी हूं, लेकिन क्योंकि चीन एक बड़ी ताकत है और उभरती हुई ताकत है, इसलिए हमें उससे संबंध बेहतर करते रहना चाहिए। और चीन भारत को सच में अपना एक प्रतिद्वंद्वी देखता है। उसको लगता है कि देर सवेर जो पश्चिमी जगत है, उनका तो अब ये धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है, उनका जो ग्राफ है। भारत अकेला देश है जो आगे जाकर भविष्य में चीन को टक्कर दे सकता है। तो इसलिए वो भारत को उभरने देना नहीं चाहता। तो इसलिए भी हम इस पूरे रीजन में वो चाहता है कि हम अपना दबदबा बना कर रखें। जी, इस पूरे रीजन में वो चाहता है कि भारत, चूंकि हमारा सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी भारत है, तो हम अपना दबदबा बनाए रखना है, तो हमें भारत को दरकिनार करके रखना होगा। इसीलिए पाकिस्तान पे, कभी श्रीलंका पे। हाँ लक्ष्मण जी, दरअसल क्या है कि भारत अकेला देश है। एक तो देखिए, किसी बड़े चिंतक ने कहा है कि पॉपुलेशन आपकी जब तक बहुत बड़ी ना हो, तब तक आप बड़ी ताकत नहीं बन सकते।
इसीलिए जो यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं वो चाहते हैं कि बड़ी ताकत बन जाए, लेकिन नहीं, पूरा यूरोप एक ताकत है, लेकिन कोई छोटा देश इस समय यूरोप का कोई देश चीन की टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वो अमेरिका की तरफ देखते हैं, जो अमेरिका बड़ी शक्ति है। तो भारत को अगर बड़ी शक्ति के रूप में उभरना है तो चीन का तो हमें सामना करना ही पड़ेगा। तो हमें चीन देखिए, अभी तक हम मानते थे कि वो ईस्ट एशिया का ही नेता है, अब वो दक्षिण एशिया में भी जो है हमें पीछे धकेल रहा है। और हिंद महासागर जो कि भारत का एक पूरा एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, वहां पर वो अड्डे बना रहा है। यानी भारत ने मॉरिशस में जो अड्डा बनाया, उसके बाद में मॉरिशस में ही चीन ने अड्डा बना लिया है। तो चीन भारत को हर तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी एप्पल ने भारत में आईफोन बनाने शुरू किए, तो वहां पर उसमें अड़ंगे लगाने शुरू किए। भारत इंजीनियर को यहाँ पे किसी भी तरह से उभरने देना नहीं चाहता, भारत को किसी भी तरीके से उभरने देना नहीं चाहता है।